Hello everybody, welcome to Literary Academia. I am Amrita and we are reading a glossary of literary terms written by M.H. Abrams, and today's important term is aestheticism. We will read it line by line and highlight all the important facts for competitive exams. So let's begin. Aestheticism, in his Latin treatise entitled Aesthetica 1750, the German philosopher Alexander Baumgarten applied the term aesthetica to the arts, of which the aesthetic end is the perfection of sensuous cognition, such as this is beauty. इसको हम ब्रेक करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है. इन हिज लैटिन ट्रिटाइज इंटाइटल एस्थेटिका 1750. तो जो एस्थेटिका है ये लैटिन में लिखा हुआ है, मतलब स्टाइल में 1750 में. ये एक वर्क है, ठीक है, और ये लैटिन लैंग्वेज में भी लिखा गया है. सॉरी, ये इटैलिक इसको बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है. तो ये जो भी इटैलिक स्टाइल में इस बुक में लिखा गया है वो वर्क का नाम है, ठीक है, और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई. तो ये एक ट्रिटाइज है, ठीक है. इसको लिखा कौन है? जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने लिखा है, ठीक है. इस बुक में अप्लाइड द टर्म एस्थेटिका, उन्होंने जो टर्म है एस्थेटिका, जो कि टाइटल ही इन्होंने एस्थेटिका रखा है, नाम ही रखा है, तो ये जो टर्म है एस्थेटिका, इसको इन्होंने अप्लाई किया है टू द आर्ट्स, आर्ट्स के लिए, कला के लिए, ठीक है. ऑफ विच, जिसका, और जिसका द एस्थेटिक एंड इज, द एस्थेटिक एंड इज द परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन. एस्थेटिक एंड का मतलब एस्थेटिक पर्पस, उसका एम क्या है, ठीक है. तो ये जो टर्म है इसका एम क्या है, ये किस लिए इन्होंने यूज किया है, वो क्या है? परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन. सेंसुअस कॉग्निशन का मतलब होता है जब आप सेंसेस के माध्यम से कुछ समझते हैं, ठीक है. फील, टच, हियर, वॉच, ये जो आपके जो 5 सेंसेस हैं उसके माध्यम से आप जो कुछ भी समझते हैं उसके परफेक्शन के लिए ही एस्थेटिका टर्म यूज किया है. और एस्थेटिका टर्म का एस्थेटिक एम क्या है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं उसका जो उसका परफेक्शन, उसके एक्सीलेंस की बात करते हैं, ठीक है. चलिए, एस्थेटिक एंड होगा, ठीक है. एस्थेटिक एंड मतलब एस्थेटिक का पर्पस, उसका एम क्या है. एस्थेटिक का ब्यूटी, एस्थेटिक मतलब ब्यूटी से रिलेटेड. तो पर्पस क्या है एस्थेटिका का? उसका पर्पस है परफेक्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशन. जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई चीज सुन रहे हैं, तो वो परफेक्ट फॉर्म में कैसा हो सकता है, उसका परफेक्शन, उसके परफेक्शन की बात करें, या कोई चीज आप ब्यूटीफुल चीज देख रहे हैं, आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, उसका परफेक्ट रूप क्या हो सकता है? सच एज दिस इज ब्यूटी, ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि, और ये ब्यूटी, इसी को कहा जाता है ब्यूटी. इन प्रेजेंट यूसेज, अगर हम प्रेजेंट करंट के यूसेज इसका इस्तेमाल देखें, तो जो एस्थेटिक्स वर्ड है, ठीक है, एस्थेटिक, ये तो हमने एस्थेटिका देखा. अब एस्थेटिक्स किसको कहेंगे? तो एस्थेटिक्स जो है वो फ्रॉम द ग्रीक, ये ग्रीक टर्म है एस्थेटिक्स, पर्टेनिंग टू सेंस परसेप्शन. तो ये क्या है? सेंस परसेप्शन मतलब सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस. सेंस परसेप्शन, जब आप सेंसेस के थ्रू कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, फील करना, ठीक है, तो ये क्या है? सेंस परसेप्शन है. तो ये ग्रीक टर्म है और ये किसके लिए यूज किया जाता है? जब ये आपके जो सेंसेस आप फील करते हैं उससे रिलेटेड है. तो करंट यूसेज में एस्थेटिक्स डेजिग्नेट्स, मतलब डिनोट करता है, क्या है एस्थेटिक्स? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल द फाइन आर्ट्स. जितने भी फाइन आर्ट्स होते हैं उनका सिस्टमेटिक स्टडी एस्थेटिक्स कहलाता है. एज वेल एज, साथ ही साथ, ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी इन एनी ऑब्जेक्ट. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ के बाद यहां से जुड़ रहा है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी इन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में की जो ब्यूटी है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल हो और आर्टिफिशियल हो, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, उसका सिस्टमेटिक स्टडी ही एस्थेटिक्स कहलाता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है. ये तो रहा टर्म एस्थेटिका
कि ये तो रहा कि पहली बार एस्थेटिक का टर्म कैसे कब यूज हुआ और पहली बार किसने इस टर्म को लिटरेरी कैनन में लेके आए, और एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है कि एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स, या आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का नेचर क्या होता है इन एनी ऑब्जेक्ट, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, ये रहा एस्थेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एस्थेटिसिज्म, यानी कि एज अ मूवमेंट, कि ब्यूटी की जो सिस्टमैटिक स्टडी है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ब्यूटी की सिस्टमैटिक स्टडी है, ये मूवमेंट कब बना? तो अब हम पढ़ेंगे इसको एज अ मूवमेंट, एस्थेटिसिज्म। आईएसएम जब जुड़ता है यानी कि ये स्टडी ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो ये मूवमेंट के तौर पे कैसे आया एस्थेटिसिज्म, और ऑल्टरनेटिवली द एस्थेटिक मूवमेंट। अब आ गया बात, एस्थेटिसिज्म कहिए या एस्थेटिक मूवमेंट कहिए। ठीक है, वॉज अ यूरोपियन फिनोमिना, एक घटना थी। ये जो एस्थेटिक मूवमेंट है वो एक घटना थी। कौन सी? यूरोपियन, यूरोप में स्टार्ट हुई थी इसलिए यूरोपियन। तो यूरोप में सबसे पहले एस्थेटिसिज्म या एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर, LATTER, यानी कि बाद वाले पार्ट में। तो 19th सेंचुरी 1800 के बाद होगा, तो 1850 के बाद की घटना, लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट हैड इट्स चीफ हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। ठीक है, और इसका चीफ हेडक्वार्टर्स कहां पे था? फ्रांस में था। ठीक है, चीफ हेडक्वार्टर्स फ्रांस में। तो आप देख रहे हैं इसका ओरिजिन यूरोपियन मूवमेंट तो है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? वो फ्रांस में है। ये ध्यान देंगे आप कि इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो फ्रांस में रहा है। इन ऑपोजिशन टू द डोमिनेंस ऑफ साइंस, जो डोमिनेंस ऑफ साइंस है उसके ऑपोजिशन में, साइंस फैक्ट्स पे बात करता है, ठीक है, रियलिटी पे बात करेगा, उसी के ऑपोजिशन में, उसके जस्ट ऑपोजिट्स में, एंड इन डिफाइंस ऑफ द वाइड स्प्रेड इन डिफरेंस। ठीक है, और उसके डिफाइंस में ऑपोजिशन मतलब अगेंस्ट होता है। ठीक है, डोमिनेंस जो प्रभाव होता है, डिफाइंस मतलब होता है ओपनली अपोज करना। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ऑपोजिशन मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफ विच, अगेंस्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ साइंस। तो साइंस के अगेंस्ट में, अभी मीनिंग आगे चल के क्लियर होगी, साइंस के ऑपोजिशन में, इन डिफाइंस ऑफ, और डिफाइंस मतलब होता है ओपनली अपोज करना। ठीक है, डिफाइंस ऑफ द वाइड स्प्रेड इन डिफरेंस, वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ फैला हुआ, इन डिफरेंस हिंदी में इसको कहते हैं उदासीन, कोई फर्क ही ना पड़े जब किसी चीज से, तो हम उसको इनडिफरेंस टर्म यूज करते हैं। और हॉस्टिलिटी, और जो हॉस्टिलिटी मतलब होता है वो भी विरोध ही होता है, नेगेटिव टर्म में यूज होता है, विरोध, ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ देयर टाइम टू एनी आर्ट दैट वाज नॉट यूजफुल और डिड नॉट टीच मोरल वैल्यूज। मैं इसको बताती हूँ कि इन डिफाइंस ऑफ द वाइड स्प्रेड इंडिफरेंस और हॉस्टिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी, जो मिडिल क्लास सोसाइटी होती है ना, वो उसके इनडिफरेंस या हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम, वो अपने टाइम को बचाते हैं टू एनी आर्ट, किसी भी आर्ट में इन्वेस्ट करने से, दैट वाज नॉट यूजफुल और डिड नॉट टीच मोरल वैल्यूज, जो कि उनके लिए यूजफुल नहीं है और डिड नॉट टीच मोरल वैल्यूज, या तो उन्हें कोई मोरल वैल्यूज नहीं देती है। ये कौन करता है? मिडिल क्लास सोसाइटी। और इसी चीज के खिलाफ था, इन डिफायंस। तो मीनिंग आप यहां से निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट बुक है तो पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। इन डिफाइंस ऑफ द वाइड स्प्रेड इनडिफरेंस, चारों तरफ फैली उदासीनता या और इनडिफरेंस, बहुत प्योर हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझें। इनडिफरेंस और हॉस्टिलिटी या विरोध ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी, जो मिडिल क्लास सोसाइटी की जो इनडिफरेंस है किसके टूवर्ड्स है? देयर टाइम टू एनी आर्ट, आर्ट के प्रति जो मिडिल क्लास है वो बड़ा इनडिफरेंस रहता है, उदासीन रहता है। दैट वाज नॉट यूजफुल, जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, या डिड नॉट टीच मोरल वैल्यूज, या जो उसको मोरल वैल्यूज नहीं सिखाते। एक एग्जांपल से समझिए, आपके और मेरे घर में आप कोई 10,000 की पेंटिंग लाके चिपका दीजिए दीवार से, हमारे घर वाले मतलब हमको सुना सुना के मार देंगे कि क्या इसका यूज है, क्या मतलब है, क्यों लगा दिया घर में, है ना? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसका यूज क्या है, इसका कोई यूज नहीं है और ना ये कुछ हमें सिखा रही है, तो हम क्यों इस पेंटिंग को रखें? यानी कि हम मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इनडिफरेंस हैं, उदासीन हैं, विरोध में हैं, किस चीज के? आर्ट के।
ऐसा आर्ट जो उनको यूजफुल नहीं लगता, वही 10,000 की पेंटिंग वो आप किसी अमीर घर में, जो इलीट क्लास है, जो बुर्जुआ क्लास है, उसको आप 1 लाख में बेच दीजिए, वो खरीद लेगा और वो अपने बहुत अच्छे से अपने डाइनिंग रूम में सजाएगा। व्हाई? बिकॉज दे वैल्यू आर्ट। तो ये एक मतलब मिडिल क्लास पे एक अटैक है कि जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दे डोंट वैल्यू आर्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे तो किसी काम का है नहीं। यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो फ्रेंच इसके ऑपोजिशन, अब देखिए कॉमा लगा दिया, यानी कि वो यहां से यहां तक तो वो स्टेट बताया है कि किसके किसके ऑपोजिशन में। तो साइंस के डोमिनेंस के ऑपोजिशन में, मिडिल क्लास के इनडिफरेंस के ऑपोजिशन में। अब ये एस्थेटिसिज्म करता क्या है? फ्रेंच राइटर्स, हमने देखा कि इसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है। तो फ्रेंच राइटर्स डेवलप द व्यू, उनका विचार ये था, ठीक है, दैट वो कहां पे थे? फ्रेंच राइटर्स डेवलप द व्यू दैट अ वर्क ऑफ आर्ट, फ्रेंच राइटर्स का ये मानना था, उनका व्यू था या पर्सपेक्टिव था, क्या था? दैट अ वर्क ऑफ आर्ट इज सुप्रीम वैल्यू, कि जो वर्क ऑफ आर्ट है, कोई भी वर्क जो आर्ट का हो, आर्ट का कोई भी वर्क, ठीक है, सुप्रीम वैल्यू का होता है। सुप्रीम मतलब सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू का होता है अमॉन्ग ह्यूमन प्रोडक्ट्स। जितने भी ह्यूमन प्रोडक्ट्स मतलब इंसान के क्रिएशंस, हमने जो भी क्रिएट किए हुए हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू का कुछ होता है, तो वो होता है वर्क ऑफ आर्ट। ये कौन कह रहा है? फ्रेंच राइटर्स, जो एस्थेटिक मूवमेंट के हैं, ठीक है। प्रिसाइजली बिकॉज इट इज सेल्फ सफिशियंट एंड हैज नो यूज और मोरल एम आउटसाइड इट्स ओन बीइंग। व्हाई? क्योंकि ये सेल्फ सफिशियंट होता है। इनका कहना है कि जो भी आर्टफुल चीजें होती हैं या जो वर्क ऑफ आर्ट होता है, वो सेल्फ सफिशियंट होता है, ठीक है। इसका ना कोई यूज, ना ही कोई मोरल एम है अपने एग्जिस्टेंस के बाहर। कोई भी पेंटिंग खूबसूरत है, व्हाई? बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। वो इसलिए खूबसूरत नहीं है कि वो किसी अच्छे डाइनिंग रूम में लगा दी गई है, किसी अमीर के घर में, किसी गरीब के घर में है। बाहर उसका कोई एम नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब बाहर का एक जो एक्सटर्नल चीजें हैं, उसकी वजह से कोई भी वर्क खूबसूरत नहीं होता है। अगर कोई ब्यूटीफुल है तो है, तो ब्यूटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। कोई भी आर्ट की चीजें जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि अब एक्सटर्नल चीजें उसमें कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। कोई भी पेंटिंग, चाहे आप उसे मिडिल क्लास फैमिली में रखिए, चाहे वो एलीट क्लास में रखिए, वर्किंग क्लास के घर में रखिए, वो पेंटिंग जितनी खूबसूरत है वो हर जगह उतनी ही खूबसूरत होगी। कहने का मतलब ये है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। द एंड ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, एक वर्क ऑफ आर्ट का जो एम है, एंड का मतलब एम, पर्पस क्या है? इज सिंपली टू एग्जिस्ट इन इट्स फॉर्मल परफेक्शन। उसका एम ही है कि वो जितना परफेक्ट हो सकता है अपने उस परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है। दैट इज टू बी ब्यूटीफुल एंड टू बी कंटेम्पलेटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। तो कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है टू बी ब्यूटीफुल, कि वो अपने फॉर्मल फॉर्म में रहे, ठीक है। यही उसका पर्पस है, टू बी ब्यूटीफुल, वो हमेशा खूबसूरत बना रहे। एंड टू बिकम कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड मतलब होता है विचार करना, एज एन एंड इन इटसेल्फ, और वही उसकी जो खूबसूरती है वो मतलब हमेशा बनी रहे, वो उसी पे विचार रहे, ठीक है। मेडिटेटिव, कंटेम्पलेटेड मतलब होता है मेडिटेटिव, विचार करना, ठीक है, कि आप जिस पे विचार कर सके, तो वो इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई भी चीज कि आप उसके ब्यूटी पर विचार कर सकते हैं, और वही उसका पर्पस है लास्ट तक। तो ब्यूटीफुल चीजों का जो एंड है वो उसका ब्यूटीफुल बने रहना ही है, उसका और कोई एंड नहीं है कि वो आपको कोई मोरल पर्पस देगी या कुछ सिखाएगी, कोई फायदा पहुंचाएगी, नथिंग। आपको कोई पेंटिंग देख के अच्छी लग रही, बस लग रही, कोई आपको सीन देख के अच्छा लग रहा है, बस लग रहा है, उसका और कोई पर्पस नहीं है। आप उसको देखिए, अच्छा महसूस करिए, एक्सपीरियंस करिए, दैट्स इट। ये कहने का मतलब है। अ रैलिंग क्राई ऑफ एस्थेटिसिज्म, ठीक है, अ रैलिंग क्राई ऑफ एस्थेटिसिज्म became the phrase L art for L art for art sake, ठीक है। तो रैलिंग मतलब होता है इनकरेज करना, किसी भी चीज को इनकरेज करना। तो जो रैलिंग आर्ट है, यानी कि जो इनकरेजिंग क्राई, क्राई यहाँ पे चिल्ला रोने होने से नहीं है,
कि रैलिंग क्राई मतलब एक इनकरेजिंग वॉइस, कि आप जोर शोर से किसी किसी की या कोई भी आवाज जब आप उठाते हैं तो उसको कहेंगे अ रैलिंग क्राई ऑफ एस्थेटिसिज्म। तो ये जो एस्थेटिक मूवमेंट है उसके लिए जो एक इनकरेजिंग वॉइस जो चारों तरफ फैली, बिकेम द फ्रेज, तो एक फ्रेज निकल के आता है, ला आर्ट पोर ला आर्ट। आप इसको याद रखेंगे, इसका मतलब है आर्ट फॉर आर्ट से। ये फ्रेंच टर्म है, ठीक है, फ्रेंच स्टेटमेंट है, लाइन है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई है। ला आर्ट पोर ला आर्ट, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए हो। कोई पोयम लिखी गई है, उसको पढ़ के आपको मजा आ जाए, उसको आप फील कर जाएं। ऐसा नहीं कि उस पोयम में आप किसी प्रोटेस्ट को या किसी पॉलिटिकल एजेंडा को, किसी रिलीजियस एजेंडा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, नथिंग। आपने बस पोयम पढ़ी, आपने शायरी पढ़ी, आपने गीत पढ़ा और आपको महसूस अच्छा हुआ, आपने उसकी ब्यूटी को समझा, दैट्स इट, ठीक है। कोई पर्पस और उसके बाहर, उसके ब्यूटी के बाहर नहीं है, सेंसरी ब्यूटी के बाहर नहीं है। तो ये है आर्ट फॉर आर्ट से, कि जो कला है वो सिर्फ कला के खातिर ही एग्जिस्ट करती है। पोयम जो है वो सिर्फ पोयम के लिए, पोयम का और कोई पर्पस नहीं है। कोई पोयम इसलिए लिखी गई है, क्यों? क्योंकि वो पोयम लिखी गई है, वो सिर्फ पोयम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, ना कि किसी प्रोपेगेंडा, किसी एजेंडा के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका, हम पढ़ रहे हैं एस्थेटिसिज्म। द हिस्टोरिकल रूट्स of aestheticism are in the views proposed by the German philosopher Immanuel Kant in his Critique of Judgment 1790. So let me check first कि ये जो स्क्रीन है वो विजिबल है अच्छे से, ये कट रही है, wait a second, okay, okay, it's okay. द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एस्थेटिसिज्म, जो एस्थेटिसिज्म का जो हिस्टोरिकल रूट्स है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो वो है इन द व्यूज ऑफ प्रपोज। तो किसके व्यूज में एस्थेटिसिज्म की हिस्ट्री दिखती है? प्रपोज्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। तो जर्मन फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांट, ध्यान देंगे। इन हिज बुक, अपने बुक में क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इसको क्रिटिक नहीं पढ़ेंगे, क्रिटिक पढ़ते हैं, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790। तो एक बुक आई क्रिटिक ऑफ जजमेंट, पब्लिश्ड इन 1790, रिटन बाय इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने जो भी व्यूज इसमें प्रपोज किए या दिए हैं, किसमें? क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, उसी में एस्थेटिसिज्म की हिस्ट्री दिखती है, यानी कि रूट्स, ओरिजिन दिखता है, ठीक है। दैट, और इन्होंने क्या कहा इसमें? दैट द प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस, the pure aesthetic experience consists of a disinterested contemplation of an object that pleases for its own sake। कि एस्थेटिसिज्म क्या है? दैट द प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस, कि जो प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस मतलब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, कि किसी भी आर्ट को देख के जो आपको फील हो रहा है, तो वो उसको कहेंगे आप एस्थेटिक एक्सपीरियंस। तो जो प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, कंसिस्ट ऑफ, वो क्या होता है उसमें? डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन। डिसइंटरेस्टेड मतलब बिना बायस्ड हुए, बिना किसी पर्सनल यूज बेनिफिट के। तो डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन मतलब विचार करना, मेडिटेट करना। तो जब आप किसी बिना बायस्ड हुए किसी चीज पे विचार करते हैं, उस पे मेडिटेट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर के बारे में, डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन, दैट प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, जो आपको सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो अच्छा है। कंटेम्पलेशन मतलब ध्यान से देखना, सोचना, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है, अपनी ब्यूटी की वजह से ही हमें अच्छा लगता है। प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, वो इसलिए प्लीज कर रहा है क्योंकि वो उतना अच्छा है। तो ये क्या है? इन्होंने इसको बताया है, यही होता है प्योर एस्थेटिक एक्सपीरियंस। विदाउट रेफरेंस टू रियलिटी, बिना किसी रियलिटी के रेफरेंस के, और टू द एक्सटर्नल एंड्स, या तो किसी अन्य पर्पस ऑफ यूटिलिटी और मोरालिटी, या तो मोरालिटी या यूटिलिटी के पर्पस जो कि बाहर में होते हैं, ठीक है, कि किसी भी वर्क का आप यूटिलिटी और मोरालिटी का जो एंड है या जो पर्पस है आप उसको ढूंढते हैं। तो बिना किसी मोरालिटी, यूटिलिटी मतलब यूज, उपयोग, तो मोरालिटी और यूटिलिटी के पर्पस के से दूर ना, इसके अलग कोई भी चीज आपको इसलिए प्लीज कर रही है क्योंकि वो अच्छी है, प्लीजेस फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है।
Next, as a self-conscious movement, as a movement, however, हालांकि French aestheticism is often said to date from Théophile Gautier's witty defense of his assertion that art is useless. ठीक है, तो अब देखते हैं कि अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट की एक मूवमेंट के तौर पर सेल्फ कॉन्शियस का सबसे पहले मतलब जानते हैं। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि अपने बारे में अवेयर होना। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट का मतलब होता है कि जब मूवमेंट का पर्पस क्लियर हो गया कि एज अ मूवमेंट ये एस्टैब्लिश हुआ, तो एज अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट हाउएवर फ्रेंच एस्थेटिसिज्म इज ऑफन सेड टू डेट। ये जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्रेंच एस्थेटिसिज्म जो है वो कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा रही है? थियोफाइल गॉटियर्स विटी डिफेंस ऑफ हिज असर्शन कि थियोफाइल गॉटियर्स एक राइटर हैं, उनका एक डिफेंस आया था कि बचाव उन्होंने किया था ऑफ हिज असर्शन, अपने एक बात को डिफेंस करते उन्होंने कहा था दैट आर्ट इज यूजलेस। एक बार गॉटियर ने कहा था कि आर्ट इज यूजलेस, ठीक है, उसी के डिफेंस में ये बात शुरू हुई थी। तो मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आर्ट इज यूजलेस, तो फिर लोग अब उसको रिस्पॉन्ड करने लगे कि नहीं नहीं आर्ट यूजलेस नहीं है। तो यहीं से ये पूरा मूवमेंट शुरुआत हुआ कि उन्होंने तो कह दिया कि आर्ट इज यूजलेस, बट कुछ लोग बाहर आग सामने आए और वो बताने लगे कि कैसे आर्ट यूजलेस नहीं है और उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तो ऐसे ये फ्रेंच एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। एस्थेटिसिज्म वाज डेवलप्ड बाय बॉडीलेयर, ठीक है, हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडगर एलन पोज क्लेम। तो जो एस्थेटिसिज्म है यूरोपियन मूवमेंट, एज अ यूरोपियन मूवमेंट, तो ये डेवलप किया था इसको बॉडीलेयर ने, जो कि इन्फ्लुएंस थे एडगर एलन पो के किसी क्लेम से। उनका क्लेम क्या था? दैट, तो एडगर एलन पो का एक क्लेम था, उनका एक स्टेटमेंट था दैट सुप्रीम वर्क इज अ पोयम पर से, कि एक सुप्रीम वर्क जो है वो क्या है? पोयम पर से, यानी कि अ पोयम रिटन सोनली फॉर द पोयम से। जब कोई पोयम सिर्फ पोयम के लिए लिखी जाती है, अभी मैंने बताया था आपको कि कोई पोयम आपने इसलिए लिखी क्योंकि आपको पोयम लिखनी थी, इसलिए नहीं क्योंकि आपको पोयम के माध्यम से समाज को कुछ सिखाना था। ठीक है, आपके दिमाग में ख्याल आया, आपको फीलिंग आई कि हमें कुछ लिखना है किसी टॉपिक पर और आपने उसको लिख दिया, दैट्स इट, और वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर रही है, उसका कोई एक्सटर्नल पर्पस नहीं है। तो पोयम पर से यानी कि पोयम रिटन सोनली फॉर द पोयम सेक, जैसे कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, वैसे ही पोयम पर से पोयम फॉर पोयम्स सेक। यही क्या है? सुप्रीम वर्क है, ये कहना था एडगर एलन पो का, और उनके इसी स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस्ड थे बॉडीलेयर, ये एक राइटर थे। ठीक है, इट वॉज लेटर टेकन अप बाई फ्लोबॉट, मलामे एंड मेनी अदर राइटर्स। ये जो फ्लोबॉट हैं, मलारमे, ये सब फ्रेंच राइटर्स हैं। तो बाद में इसी स्टेटमेंट को, इसी आइडिया को, पोयम पर पोयम से, इसी आइडिया को फ्लोबॉट, मलारमे और अदर राइटर्स भी सपोर्ट करते हैं, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इन इट्स एग्जिस्टेंस फॉर्म, आज के टाइम में जिस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आज का जो एग्जिस्टेंट फॉर्म है, द एस्थेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक veered into the moral and quasi-religious doctrine of life for, सॉरी ये यहाँ पे एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है, कि जब इसका एक्सट्रीम फॉर्म, एस्थेटिसिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी कि क्लाइमेक्स पे जब आप कोई भी चीज पहुंच जाती है, दैट द एस्थेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट से, कि जो आर्ट फॉर आर्ट से का जो एस्थेटिक डॉक्ट्रिन है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, वियर्ड इनटू मतलब चेंज हो जाना, बदल जाना, बदल गया, वियर्ड इनटू। तो ये जो प्रिंसिपल अभी हम पढ़ रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट से, तो जब एस्थेटिसिज्म अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा ना, तो ये आर्ट फॉर आर्ट से की जो फिलॉसफी है, वियर्ड इनटू, चेंज हो गई, बदल गई, द मोरल एंड क्वासी रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ फॉर आर्ट सेक। तो ये वियर्ड हो गई, चेंज हो गई, आर्ट फॉर आर्ट सेक जो बदल गया किसमें? मोरल या क्वासी रिलीजियस। तो ये मोरल या क्वासी मतलब हाफ, थोड़ा, तो या तो हाफ या तो मोरल, या मोरल और हाफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन यानी कि प्रिंसिपल बन गया, और वो किसमें चेंज हो गया? लाइफ फॉर आर्ट से, कि थोड़ा सा मोरल और रिलीजियस हो गया। आर्ट फॉर आर्ट से क्या हो जाएगा? लाइफ फॉर आर्ट से, कि अब लाइफ ही आर्ट के लिए है, यानी कि लाइफ का रिप्रेजेंटेशन आर्ट में ज्यादा हो गया। तो अब आप कुछ भी आर्ट बना रहे हैं वो
दैट इज फॉर लाइफ, और लाइफ कंडक्टेड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, या तो जो लाइफ है उसको ही आप वर्क ऑफ आर्ट के जैसे लेंगे, ठीक है। विद द आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड एज प्रीस्ट, और इसमें आर्टिस्ट जो है वो प्रीस्ट के जैसे रिप्रेजेंट होंगे, हु रिनाउंसेस द प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ वाइडली एग्जिस्टेंस। इसमें जो आर्टिस्ट को एक प्रीस्ट या प्रॉफिट की तरह दिखाया गया, जो सिर्फ आर्ट की डिमांड्स के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हो, इन द सर्विस ऑफ व्हाट फ्लोबर्ट एंड अदर्स कॉल्ड द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। तो इसमें जो आर्टिस्ट है वो रिप्रेजेंट किया गया प्रीस्ट के जैसे, रिनाउंस से जो त्याग देता है द प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, जो प्रैक्टिकल कंसर्न्स को त्याग देता है इन द सर्विस ऑफ, किसके सर्विस में, ऑफ व्हाट फ्लोबर्ट एंड अदर्स कॉल्ड, जिसको फ्लोबर्ट एंड अदर राइटर्स कहते हैं द रिलीजन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का धर्म, रिलीजन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का धर्म, ठीक है। तो ये अपने क्लाइमेक्स पे कुल कहने का मतलब ये है कि जब एस्थेटिसिज्म शुरुआत में आर्ट फॉर आर्ट सेक था, और जैसे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचता है तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है और लाइफ फॉर आर्ट से हो जाता है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द व्यूज ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन विक्टोरियन इंग्लैंड। अब यहाँ पे बात हो रही, अभी तक तो हम यूरोप में फ्रेंच का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म है ये इंग्लैंड में भी आएगा। तो द व्यूज ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म, ये जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म के जो व्यूज थे, जो विचार थे, जो आइडियोलॉजी था, वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वॉल्टर पेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विक्टोरियन इंग्लैंड में किसने फ्रेंच एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, वो थे वॉल्टर पेटर। कब आया था? विक्टोरियन एज में एस्थेटिसिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। विद हिज emphasis on the value in art of high artifice and stylistic subtlety, ठीक है। With his emphasis, और उन्होंने emphasize किया था किस चीज पे? The value in art of high artifice, और इन्होंने हाई वैल्यू आर्ट की जो वैल्यू है उस पे इन्होंने emphasize किया था, सुप्रीम वैल्यू, ठीक है। हाई आर्टिफाइस मतलब कि जो आर्टिफाइस मतलब वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट से रिलेटेड, तो जो भी वर्क ऑफ आर्ट है उस आर्ट में वैल्यू क्या है इस पे एम्फसाइज किया था। एंड स्टाइलिस्टिक सटिलिटी, और स्टाइल कितना सटल है, कितना क्रिस्प है। हिज रिकमेंडेशन टू क्राउड्स वंस लाइफ विद एक्सक्विजिट sensations and his advocacy of the supreme value of beauty and of the love of art for its own sake। तो सेम बात है कि his recommendation, और वो रिकमेंडेड करते थे क्राउड को, जनता को, वंस लाइफ विद एक्सक्विजिट सेंसेशंस, कि आपकी जो लाइफ है वो सेंसेशन से भरी होनी चाहिए। एंड हिज एडवोकेसी, और उन्होंने एडवोकेट किया ऑफ द सुप्रीम वैल्यू ऑफ ब्यूटी, कि ब्यूटी की सुप्रीम वैल्यू को उन्होंने एडवोकेट किया कि जो ब्यूटी होती है वो सुप्रीम वैल्यू है। एंड ऑफ द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन सेक, आप आर्ट को इसलिए प्रेम करें क्योंकि वो आर्ट है, वो ब्यूटी है, वो मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वो आपको देता है, इसलिए आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको लव करें। ये इनका जो है स्टेटमेंट था वॉल्टर पेटर का। एडवोकेसी मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना। सुप्रीम वैल्यू मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सब सुप्रीम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? वो है ब्यूटी की, ठीक है, खूबसूरती की। द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उन्होंने ब्यूटी की सुप्रीम वैल्यू और द लव ऑफ आर्ट फॉर इट्स ओन से का सपोर्ट किया, इस चीज को सपोर्ट करते हैं। उनका एक वर्क है, ठीक है, सी हिज कंक्लूजन टू द रेनेसांस। ये आप याद कर लेंगे, जैसे कभी टीजीटी का एग्जाम हुआ था ना, तो जो रैंडम क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, तो ये उन रैंडम क्वेश्चंस में बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द रेनेसा किसका वर्क है। अगर वो दे भी दिया कि जो द रेनेसा है वो वॉल्टर पेटर ने लिखा है, तो ये पब्लिश कब होता है? 1873। बहुत फेमस वर्क है द रेनेसा, रिटन बाय वॉल्टर पेटर। ये वॉल्टर पेटर का वर्क है, आप ध्यान देंगे, जिसको हाईलाइट करेंगे, ठीक। The artistic and moral views of aestheticism, the artistic and moral views of aestheticism were also expressed by Algernon Charles Swinburne
and by English writers of the 1890s such as Oscar Wilde, Arthur Simmons and Leonard Johnson, as well as by the artist J.M. Whistler and Aubrey Beardsley. तो यहाँ पे राइटर्स के नाम है कि द आर्टिस्टिक एंड मोरल व्यूज ऑफ एस्थेटिसिज्म, कि जो एस्थेटिसिज्म का जो आर्टिस्टिक और मोरल व्यूज था इसको एक्सप्रेस किया था, वर आल्सो एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया था किसने? एसी स्विनबर्न। प्री रेफलाइट मूवमेंट में इनका नाम बहुत फेमस है, प्री रेफलाइट राइटर हैं ये, उस मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो एसी स्विनबर्न। एंड बाय इंग्लिश राइटर्स, और भी जो इंग्लिश राइटर्स हैं 1890s के 1890 के दशक के जो इंग्लिश राइटर्स हैं जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिमंस एंड लियोनार्ड जॉनसन, एज वेल एज बाय द आर्टिस्ट, और कुछ आर्टिस्ट भी थे जैसे कि जेम विस्लर एंड ऑब्री बियर्सले। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने आर्टिस्टिक एंड मोरल व्यूज ऑफ एस्थेटिसिज्म को एक्सप्रेस किया है अपने वर्क में, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज स्ट्रेस्ड इन एस्थेटिसिज्म, कि जो आइडियाज स्ट्रेस किए गए, हाईलाइट किए गए, एम्फसाइज किए गए एस्थेटिसिज्म में, स्पेशली द व्यू ऑफ ऑटोनॉमी, खासकर से वो व्यू, वो विचार, ऑटोनॉमी का विचार, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी, कि कोई भी जो वर्क ऑफ आर्ट है वो ऑटोनॉमी है, सेल्फ गवर्न है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी वर्क ऑफ आर्ट है वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये जो व्यू है, द इम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट्री, और एक और इम्फेसिस किस पे? क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट्री पे। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोएम और नॉवेल एज एन एंड इन इटसेल्फ, और किसी पोएम, किसी नॉवेल का जो कॉन्सेप्ट है वो अब वही उसका पर्पस है, उसका और कोई पर्पस नहीं है। और ये जो विचार है, और एज इन्वेस्टेड विद इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, जो अपने आप में ही हो, उसका गुण हो, निहित हो उसमें। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि जो खुद की वैल्यू होती है, हैज बीन इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो व्यूज अभी हम दो तीन जो कॉन्सेप्ट हमने देखा किस चीज का, एस्थेटिसिज्म का, यहाँ पे लॉन्ग डैश है और उसके बाद ये दो तीन चीजें रखी गई हैं। तो ये क्या है? ये उसके आइडियाज हैं, ऑटोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी, देन इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट्री, देन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉवेल एंड पोएम एज एन एंड, कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वही उसका एंड है, वही उसका पर्पस है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज की होती है। ये सारे जो आइडियाज हैं इंपॉर्टेंट हैं इन द राइटिंग्स ऑफ प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी ऑथर्स। जो 20th सेंचुरी के जो ऑथर्स है उन्होंने भी इन सारे आइडियाज को इंपॉर्टेंट माना और कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस किया है, सच एज W.B. येट्स, T.E. ह्यूम एंड T.S. इलियट, ठीक है। तो जो 20th सेंचुरी के जो राइटर्स है उसमें कौन कौन से है? W.B. येट्स, बहुत सारे हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट का नाम है T.E. ह्यूम एंड T.S. इलियट, एज वेल एज इन द लिटरेरी थियोरी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स। और साथ ही साथ जो न्यू क्रिटिक्स थे, लिटरेरी थियोरी एक न्यू क्रिटिसिज्म करके थियोरी थी, उसके जो न्यू क्रिटिक्स, जो उसके जो थियोरिस्ट थे, उन्होंने भी इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंट माना है। तो ये रहा एस्थेटिसिज्म मूवमेंट। बहुत डिफिकल्ट टर्म था, ये लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है एमएच एब्रम की, बड़ा मुश्किल है पढ़ना, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ ही साथ, आप भी हमारे साथ सीखिए। और जो भी नए नए टर्म्स आपको मिलते हैं आप उसको पढ़ते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, याद करते जाइए। जैसे रेनेसा मिला, वॉल्टर पेटर का वर्क, उसको आप एकदम टिप ऑफ द टंग कर लीजिए। एस्थेटिका जो कि अलेक्जेंडर बॉमगार्टन का वर्क है, उसको याद कर लीजिए। इसका एस्थेटिसिज्म का जो ओरिजिन है, उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो क्या है, कहाँ है, वो फ्रांस में है। ये पूछ सकता है कि एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है, वो एक यूरोपियन मूवमेंट है, फिनोमिना है, मूवमेंट ही कह लीजिए कि आप, वो एक यूरोपियन मूवमेंट है। वो अमेरिकन भी दे सकता है, ऑस्ट्रेलियन भी दे सकता है, लेकिन वो यूरोपियन मूवमेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप पढ़िए, खुद से भी एक दो बार पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं अपना 100% दे रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपका जो फीडबैक होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बताया करिए, वो एक इंकरेजमेंट होता है। और ये लंबा टर्म था, बड़ा टर्म था, तो मैंने इसको एक ही वीडियो में इस पे बना रही हूँ,
बाकी मैं कुछ लोगों का जो कमेंट है उसको मैंने नोटिस किया है कि जो छोटे टर्म्स रहेंगे तो मैं 2-3 टर्म एक वीडियो में करा दूंगी, और कुछ लोगों ने कहा कि मैम बहुत टाइम लग जाएगा, ये बुक आप जल्दी में ना पढ़ें, ठीक है। मैं आपको यही बोलूंगी, आराम से चलिए, धीरे धीरे पढ़िए। मैं एक बार में आपको 5-10 टर्म पढ़ा दूं और मैं आपको आपके दिमाग को भर दूं, ये इतना इजी लैंग्वेज नहीं है कि आप एक ही बार में 5-6 टर्म्स पढ़ लें, ठीक है। तो स्लो चलिए, बाकी और चीजें पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं, मेरे साथ एमएच एब्रम का एक टर्म कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आगे ये स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हम बहुत सारे करेंगे एक वीडियो में, लेकिन आप सिर्फ इसी बुक पे डिपेंडेंट ना रहें, आप बाकी चीजें पढ़ते रहें। अभी हम हिस्ट्री की क्लासेस होने वाली हैं, और हम मेंस के बारे के लिए भी वीडियोस आएंगे। अभी थोड़ा सा चल रहा है कि मैं खुद भी सेटल नहीं हूँ, तो मैं एक बार सेटल हो जाऊं, उसके बाद हम सारी क्लासेस जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने में, 1 महीने में आप पूरी बुक कंप्लीट कर लें। जरूरी ये है कि आपने जितना पढ़ा है, क्या उतना आपने प्रिपेयर कर लिया है, कहीं से भी पूछा जाए आप बता देंगे। इस पे मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमिया।